गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द ट्रैवल मैन असीम भारद्वाज, आपका होस्ट। और ये है वीडियो द करंट सिचुएशन इन थाईलैंड। ये सीरीज जो स्पेशली मैं चलाता हूँ, वीकेंड पर डालता हूँ वीडियोस। इसमें सारे टूरिज्म अपडेट्स थाईलैंड के रिगार्डिंग होते हैं। कोविड के हालात डिस्कस करता रहा मैं, वेदर भी डिस्कस करता रहा आपके साथ, एंड प्लस इस हफ्ते की मेजर न्यूज़ ऑफ कोर्स की आपको पता है, अब तो ऑफिशियल है ये कि जो वीज़ा ऑन अराइवल है 15 दिन का घटा के कर दिया है स्टे पीरियड। लेकिन काफ़ी लोगों के अब सवाल और आ रहे हैं, और क्या आ रहे हैं सवाल बेसिकली कि क्या वीज़ा ऑन अराइवल पे भी एक्सटेंशंस मिल सकती है हमें, या कैसे मिल सकती है हमें एक्सटेंशंस। तो उसके बारे में थोड़ी सी मैं इस वीडियो में बात करने लगा हूँ, डिटेल के अंदर पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करके दूंगा आपको चीज़ें, ओके। और टूरिज्म अपडेट्स हैं कुछ, तो वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। कोविड इसलिए डिस्कस करने लगा हूँ आज बिकॉज इंडिया की भी मैं अगर बात करूँ तो मुंबई में, गुजरात में और दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा केसेस निकल के आ रहे हैं। थाईलैंड में सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, ओके। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के चैनल को जरूर सपोर्ट करें, तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन नोटिफिकेशन को हिट करते हैं तो आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस पहुंचते रहेंगे। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, मैं देख रहा हूं आजकल, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें चैनल को। लेट्स कंटिन्यू। जो डेटा मैं आपको कोविड केसेस से शुरू करता हूं, तो फिर 19 और 25 मार्च के बीच में जो डेटा आया है कंफर्म्ड केसेस, इन्फेक्टेड केसेस जिनकी हॉस्पिटलाइजेशन चल रही है, वो है 150 केसेस टोटल। 21 पर डे ऑन एन एवरेज की यहाँ पे केसेस इन्फेक्शन रेट चल रहा है, ठीक है। जो नंबर ऑफ डेथ्स है वो टोटल 6 है, 1 पर डे ऑन एन एवरेज। और अगर मैं बात करूं जनवरी से लेके अभी तक की, इस साल की, तो सिर्फ 4713 केसेस अभी तक थाईलैंड में आए हैं। अगर आप पिछली कुछ सीरीज़ को फॉलो करते रहे हैं मेरी, ये द करंट सिचुएशन इन थाईलैंड, तो उसमें मैंने ये चीज़ आपको बताई थी कि कोविड केसेस की जो फिगर्स हैं जनवरी से लेके अभी तक कितनी है, वो लगभग पहले भी 4000 समथिंग थी, अब अभी भी है। तो केसेस में ज़्यादा उछाल नहीं है, कोई स्पाइक नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो कोविड की सिचुएशन तो है कंट्रोल्ड। अब इंडिया में क्या होता है आगे, बिकॉज ये चीज़ें न्यूज़ में दोबारा उछल रही हैं कि केसेस आ रहे हैं, मुंबई में आ रहे हैं, गुजरात में आ रहे हैं, यहाँ आ गए, वहाँ आ गए। तो अब दिल्ली में भी केसेस आ रहे हैं, 400-500 केसेस की एवरेज पर डे की बन रही है। एनीवेज लेट्स नॉट गेट इनटू इट राइट नाउ, लेकिन उसका भी एक सोल्यूशन देने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं क्यों बार बार स्ट्रेस करता हूँ। देखिए, थाईलैंड के केस के अंदर इंश्योरेंस पॉलिसी की वैसे देखा जाए ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आप फॉरेन ट्रिप करने लगे हैं या आप हॉप करते हैं कंट्री टू कंट्री, तो वहाँ पे आपको इंश्योरेंस ज़रूर कैरी करनी चाहिए, ठीक है। उसको सोल्यूशन में मैं देने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। सो कोविड की हमने बात कर ली है, और यहाँ पे अब आपका फेवरेट टॉपिक पहला तो ये है कि वीज़ा ऑन अराइवल का आपको पता है कि जो स्टे पीरियड 30 दिनों का किया था 6 महीने के लिए, उसको घटा के 15 दिन का वापस कर दिया है, ओके। तो अब पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको क्लैरिटी देने लगा इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। पहली चीज़ तो है कि ये जो इम्पैक्ट है ये वीज़ा एग्जेम्पशन पे भी पड़ा है, प्रोग्राम पे भी पड़ा है, वीज़ा वेवर प्रोग्राम पे भी पड़ा, और वीज़ा ऑन अराइवल पे भी पड़ा है। चलिए, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ वीज़ा एग्जेम्पशन प्रोग्राम की, जिसमें इंडिया का नाम नहीं आता, बात करने का तो कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन उसका भी जो नंबर ऑफ डेज है, स्टे पीरियड है, उसे घटा के 30 दिन का कर दिया है। उस केस में क्या है कि जो कंट्रीज वीज़ा एग्जेम्पशन के लिए एलिजिबल हैं, दे कैन वॉक अप टू द लोकल इमिग्रेशन ऑफिस फॉर द एक्सटेंशन। 30 दिन का एक्सटेंशन वीज़ा एग्जेम्पशन प्रोग्राम के अंदर आप ले सकते हैं। उसके बाद वीज़ा वेवर प्रोग्राम है, जिसमें अगेन इंडिया का नाम नहीं है, ठीक है। बाय द वे, मैं अभी फ्री वीज़ा और ई वीज़ा के बारे में थोड़ी सी आपको डिटेल देता हूँ। तो वीज़ा वेवर प्रोग्राम के अंदर जो कंट्रीज आती हैं, उनका भी स्टे पीरियड घटा के 30 डेज़ का कर दिया है, और उसमें क्या है कि आप एक्सटेंशन नहीं ले सकते। डिफरेंस ये है वीज़ा वेवर प्रोग्राम में या वीज़ा एग्जेम्पशन प्रोग्राम में। वीज़ा एग्जेम्पशन में आप एक्सटेंशन ले सकते हो, और वीज़ा वेवर प्रोग्राम के अंदर एक्सटेंशन नहीं मिलती। वीज़ा ऑन अराइवल के केस के अंदर क्या है, अब ये आपका एक कंसर्न है कि क्या हम वीज़ा ऑन अराइवल को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो वीज़ा ऑन अराइवल पहली बात तो ये घटा के 30 दिनों से 15 दिन का कर दिया, जिसमें इंडिया का भी नाम है, ठीक है। लेकिन इसमें ड्रॉबैक ये है कि यू कैन नॉट एक्सटेंड योर वीज़ा ऑन अराइवल। अच्छा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि वीज़ा ऑन अराइवल आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आप इमिग्रेशन ऑफिस जा भी सकते हैं उसके लिए, अगर आपके पास वीज़ा ऑन अराइवल है। लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस योर एक्सटेंशन विल गेट डिनाइड। वीज़ा ऑन अराइवल की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुने आप। तो उसमें क्या है, जब आपको डिनायल आता है, जब वो रिफ्यूज़ करते हैं आपका एक्सटेंशन या स्टे पीरियड रिफ्यूज़ करते हैं, तो वो आपको 7 दिन का पीरियड देते हैं, टाइम देते हैं, मोहलत देते हैं कि 7 दिनों में आपको कंट्री को छोड़ना है, ओके। तो ये डिफरेंस होता है वीज़ा ऑन अराइवल और टाइप ऑफ वीज़ास के अंदर। अब लोग कैसे उसे समझते हैं, लोग समझते हैं कि हमें एक्सटेंशन मिल गया, ठीक है। तो कुछ लोगों से आपने सुना होगा कि वीज़ा ऑन अराइवल पे एक्सटेंशन मिल जाता है, कुछ से आपने सुना होगा नहीं मिलता है। तो वो जो कन्फ्यूजन है, वो इसलिए कन्फ्यूजन है क्योंकि वो 7 दिन का आपको टाइम पीरियड देते हैं कंट्री को छोड़ने का। सो वी एज इंडियंस, हाउ कैन वी गेट एक्सटेंशन देन? तो हमारे केस में क्या है कि अगर आप स्टिकर वीज़ा लेते हैं, जो कि वीज़ा ऑन अराइवल से आधी कीमत का पड़ता है, 3000 का पड़ता है, और 4-5 दिन में आ भी जाता है,
प्लस उसके अंदर क्या है बेनिफिट कि आप उस पर एक्सटेंशन भी ले सकते हैं। अब एक्सटेंशन के भी रीजन होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक्सटेंशन हर किसी को मिल जाएगा, कोई भी जाएगा और स्टिकर वीजा लेके चला जाए मिल जाए। उसमें क्या रीजन है कि आपको एक्सटेंशन चाहिए, इलनेस का रीजन है आपके पास या कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, उन केसेस के अंदर आप क्या करते हैं अपना पासपोर्ट ओरिजिनल लेके या पुराना पासपोर्ट हो आपके पास, जो आपकी वीजा की स्टैंप्स लगी थी जिस पे आपको एक्सटेंशन चाहिए आगे, वो होनी चाहिए, उसके डॉक्यूमेंट होने चाहिए, प्लस उनकी जो फीस होती है 1900 थाई बाट के लगभग होती है, वो आप दे सकते हैं। तो आपके केस में अगर आपने पक्का काम करना है, सही काम करना है, स्टिकर वीजा ले लो और उसके बाद एक्सटेंशन को अप्लाई करो, करके देखो। ओके चलिए आगे मैं बात करता हूँ वीज़ा फ्री फैसिलिटी की और ई वीज़ा के बारे में। देखिए वीज़ा फ्री फैसिलिटी इंडिया को मिलनी बहुत मुश्किल है, मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। 2017 तक थी, अब इन्होंने रोक दी है। तो जब मैंने इनसे बात की थी, आपको पता है कि मैंने, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो फॉलो की हो तो उस पर मैंने आपको डायरेक्टली उनसे बात करके दिखाई है, जो अथॉरिटीज़ है उनकी टॉप अथॉरिटीज़ ऑफिशियल्स हैं उनसे बात करके आपको दिखाई है। तो वीज़ा फ्री के बारे में वो क्लैरिटी नहीं देते, उल्टा वो ये पूछते हैं हमसे कि इंडिया क्यों नहीं ई वीज़ा फ्री देता थाईलैंड को। एनीवेज दैट्स अ सेपरेट थिंग। कंसर्न है ई वीज़ा का, क्या ई वीज़ा मिलेगा इंडिया को, तो उसके बारे में मेरी दोबारा बात हुई है उन ऑफिशियल से और उन्होंने कहा है कि वी आर डूइंग सम रिसर्च ऑन इट। रिसर्च इसलिए कर रहे हैं बिकॉज उन्होंने देखना, डेमोग्राफिक्स रीड करने हैं, किस टाइप के टूरिस्ट आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अगर मैं डीप में जाना शुरू करूं तो वीडियो लंबी हो जाएगी फालतू में। तो बेसिकली वो रिसर्च कर रहे हैं कि कितना टूरिज्म आ रहा है, हालांकि टूरिज्म बहुत आ रहा है इंडिया की तरफ से, ठीक है ना, इन्होंने खुद बोला है, लेकिन अब वो क्या देख रहे हैं, प्लस उनका वीएफएस से टाई अप होता है, तो वीएफएस के साथ और इनकी क्या डील बैठती है, क्या इनके कॉस्ट हैं, क्या इनके बजट हैं, बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं बीच में, राइट। तो वो जो है वो तो डेफिनेटली हो जाएगा, आज नहीं तो कल ई वीज़ा तो शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसमें 80-85 कंट्रीज आती है, उसमें इंडिया भी ऐड हो जाएगा, बट वी हैव टू वेट ऑन दैट एज वेल राइट नाउ, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ वेट करें। ई वीज़ा की तो गारंटी है, लेकिन वीज़ा फ्री फैसिलिटी की गारंटी नहीं है, ओके। तो अगर आपके पासपोर्ट पे अगर 30 डेज लिखा हुआ है तो वो उन कंट्रीज, उन लोगों के लिए जिनको वीज़ा एग्जेम्पशन की फैसिलिटी है, वीज़ा वेवर की फैसिलिटी मिलती है। और अगर आपके पासपोर्ट पे TR15 लिखा हुआ है वीज़ा ऑन अराइवल स्टैम्प पे, दैट मीन्स कि आपने वीज़ा ऑन अराइवल लिया है और आपकी जो कॉस्ट है उसको आपको पे करना पड़ेगा 2000 या 2200 थाई बाट जो भी वो लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो 15 दिन का रहेगा, इसलिए कह रहा हूँ स्टिकर वीज़ा ले लो। अब दूसरी चीज़ ये कि काफ़ी ज़्यादा मीडिया में ना हाइप मच गया था जब जनवरी के आसपास, जब इन्होंने एक स्टेटमेंट ऑफिशियल दी थी, जो मैं कल वीडियो में भी कह रहा था कि गवर्नमेंट ये कह रही थी कि हम जो है वीज़ा ऑन अराइवल पे एक्सटेंशंस कंटिन्यू रखेंगे अंटिल दिसंबर दिस ईयर। लेकिन ऐसा नहीं, वो बात तो अलग है। लेकिन मीडिया की में रिपोर्ट्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा र्यूमर्स भी फैल रहे थे और काफ़ी लोग पॉजिटिव थे, कॉन्फिडेंट थे कि ये लोग एक्सटेंशन दे देंगे दिसंबर तक, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अगर ऐसा होगा तो हम अब तभी विश्वास करेंगे जब ये रॉयल गैजेट में ये लोग पब्लिश करते हैं, ठीक है। अगर उसमें कोई चीज़ पब्लिश नहीं होती है, किसी चीज़ पे या किसी न्यूज़ पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपका टाइम लेके आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कोविड इंश्योरेंस पॉलिसी के रिगार्डिंग, मतलब कि मैं बात करने लगा हूँ सेफ्टी विंग नोमैड ट्रैवल इंश्योरेंस। तो अगर आप एक नॉर्मल नोमैड हैं, आप डिजिटल नोमैड हैं, आप रिमोट वर्कर हैं, और या आप एक सोलो ट्रैवलर हैं, ठीक है, 10 दिन के लिए जाते हैं, तो भी आपके लिए ये पॉलिसी बहुत अच्छी है। अगर आप ग्रुप में ट्रैवल करते हैं तो भी ये पॉलिसी आपके लिए बहुत अच्छी है। अब इसके बेनिफिट ये है, मैं आपको बता देता हूँ कि और पॉलिसीज़ की तरह भी ये कोविड के एक्सपेंसेस आपके कवर करती है, ठीक है ना। कोविड गया नहीं है, कोविड का डर अभी भी बैठा हुआ है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोविड के एक्सपेंसेस तो ये कवर करती है। प्लस इसका बेनिफिट ये है, आप और पॉलिसीज़ के को कंपेयर करके देख लें, कोई पॉलिसी अपनी स्टेटमेंट में ये ज़्यादातर नहीं कहती कि क्वारंटीन भी उसमें कवर्ड है। इनफैक्ट मैंने और पॉलिसीज़ के बारे में जब बात भी की है एजेंट्स वगैरह से, तो उन्होंने कहा नहीं, क्वारंटीन कवर्ड नहीं है, आपके जो एक्सपेंसेस हैं, ये मेडिकल एक्सपेंसेस हैं कोविड के, कवर हो जाएंगे। इस पॉलिसी के अंदर आपका क्वारंटीन पीरियड भी कवर्ड है। और अच्छी बात यह है कि हाँ, मतलब 5 दिन का हो आपका क्वारंटीन, यूजुअली 5 दिन का ही होता है, क्योंकि अब जो सिम्टम्स हैं कोविड के वो बहुत माइल्ड आते हैं निकल के। 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, जो भी है, आपको क्वारंटीन का भी खर्चा मिल सकता है इसके अंदर। दूसरी बात ये अफोर्डेबल है। अब क्या होता है अफोर्डेबल, जब मैं कहता हूँ उसका मतलब ये कि पहले 5 दिनों के लिए तो आप पे करते ही करते हैं बाय डिफॉल्ट, लेकिन उसके ऊपर 5 दिन के ऊपर जितने भी दिनों का आपका स्टे पीरियड है उतने की ही आपको ज़रूरत है पे करने की, फालतू पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कभी भी आप इस पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हो, कभी भी कैंसिल कर सकते हो, कोई रीज़न आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छी बात यह है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये अफोर्डेबल भी है। प्लस बाय अब्रॉड स्टे अब्रॉड, मतलब कहने का ये कि अगर आप अपनी होम कंट्री में नहीं हैं, आप किसी फॉरेन कंट्री में ऑलरेडी ट्रैवल कर रहे हैं, या आप
प्लेन में हैं और आपको ख्याल आया प्लेन के अंदर बैठे बैठे फ्लाइट में कि मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए थी, तो भी आप इस पॉलिसी को बुक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बहुत आसान है। प्लस कोई भी आपको कंट्री, जिस कंट्री में आप ट्रैवल करने लगे हैं, यहाँ ट्रैवल डेट डालने की जरूरत नहीं पड़ती। फर्स्ट टाइम डालने की जरूरत पड़ेगी जस्ट टू मेक योर पॉलिसी वैलिड, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए आप थाईलैंड ट्रैवल करते हैं, थाईलैंड के बाद आप वियतनाम जाते हैं, वियतनाम के बाद आप किसी और कंट्री में जाते हैं, तो उस केस के अंदर आपको पॉलिसी को अमेंड करने की या चेंजेस करने की जरूरत नहीं है कि मैं और किसी कंट्री में जा रहा हूं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना है आपको, ठीक है। तो ट्रैवल डेट हटाने और डालने का दोनों का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। अगर आपके साथ आपके बच्चे ट्रैवल करते हैं या आपके साथ ग्रुप है, आपके फ्रेंड्स का ग्रुप है, तो भी आपको कवरेज मिल जाती है। और अगर बच्चे स्पेशली 10 साल से कम की उम्र के हैं तो इस पॉलिसी में कवर्ड है फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन पॉलिसी ये कहती है 1 चाइल्ड पर एडल्ट। ओके, अच्छा, अच्छी बात ये भी है कि आपको रिन्यू करने की जरूरत नहीं है अपनी कवरेज, ठीक है। वो इसलिए बिकॉज यहाँ पे एंड डेट डालने और हटाने का दोनों का ऑप्शन दिया, राइट। तो अगर आप एंड डेट नहीं डालते तो आपकी पॉलिसी एक्सपायर ही नहीं करेगी। तो किसी भी रीजन की वजह से अगर आपके पास टाइम नहीं है चीज़ों को देखने का, आप फंस गए हैं, आपको प्रॉब्लम है कोई, आप अपसेट हैं, तो आपको पॉलिसी को एक्सपायर करने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सब्सक्रिप्शन जो है आप कभी भी कैंसिल कर सकते हो, वो एक अलग बेनिफिट भी है इसका, ठीक है ना। अब इसके अलावा ये है कि इसका एक और बेनिफिट आपको बताना चाहता हूं कि अगर कुछ कंट्रीज़ के वीज़ा एप्लीकेशन के साथ आपको जो है इंश्योरेंस पॉलिसी भी लगानी पड़ जाती है कुछ कंट्रीज़ के केस में, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, उसका अच्छी बात है वो, अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी वीज़ा अप्लाई करते वक्त और डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाते भी हैं कि आप ट्रैवल करने लगे हैं, आप आइटनरी देते हैं और डॉक्यूमेंट्स देते हैं, फाइनेंशियल प्रूफ देते हैं, उसके साथ अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी भी अगर एक लगा के चलें तो उससे ये होता है कि आपकी पॉलिसी, आपकी एप्लीकेशन और स्ट्रांग बन जाती है कि आपका जो ट्रिप है वो सिक्योर्ड है, ठीक है ना। तो इसमें एक बेनिफिट ये है कि एक प्रॉपर फॉर्मेट में जब इस पॉलिसी को आप साइन अप करते हैं तो इनकी साइट पे जाके प्रॉपर फॉर्मेट में आप पॉलिसी लेटर को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल के वीज़ा एप्लीकेशन के साथ लगा सकते हो। बाकी ये जो बहुत ही फास्ट है साइन अप, इसका मतलब 5 मिनट लगते हैं इसको साइन अप करने में, और कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं भरना होता, बहुत ही बेसिक सी डिटेल्स होती हैं। बहुत ही अच्छी कस्टमर सर्विस है, आप मतलब रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट मैंने भी ट्राई करके देखा तो मुझे सही लगा, तो ही मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको नहीं बताता। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी मिलने जा रहा है आपको, कॉमेंट सेक्शन में भी दे रहा हूँ, और मेरी साइट thewarningman.in COVID-19 के पेज पे जाएंगे, वहाँ पे आप डायरेक्टली साइन अप भी कर सकते हैं। तो अगर आपको सही लगे, आप ट्रैवल करने लगे हाल ही में, तो आपके लिए कवरेज अच्छी हो सकती है, एंड स्पेशली फॉर नोमैड्स, पीपल हु हॉप कंट्री टू कंट्री। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई, टूरिज्म अपडेट्स की मैं बात करूं यहाँ पे, तो जो टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड है, उन्होंने कुछ ऑनलाइन जो टूरिज्म कंपनीज हैं या एजेंट्स हैं उनके साथ एग्रीमेंट साइन किया है। सो पार्टनरशिप में ये लोग आ गए हैं बेसिकली टू बूस्ट टूरिज्म, ठीक है। तो अगोडा के साथ इन्होंने अभी एग्रीमेंट किया है, अलीपे के साथ किया है, क्लूक के साथ किया है, के डे करके भी होता है, तो उनके साथ भी साइन अप किया है। तो दे विल प्रमोट थाईलैंड और पैकेजेस और वगैरह वगैरह चीज़ें जो है उसके थ्रू आपको देखने को मिल सकती हैं। चलिए, आपको पता है कि सॉन्गकरण भी अब आने वाला है, तो कुछ मेजर जो इवेंट्स हैं वो कहाँ होने लगे हैं, किन प्रोविंसेस में होने लगे हैं, जो आपको ज़्यादा अच्छे लगेंगे, वर्थ है देखनी, उनके नाम ले देता हूँ आपको। प्लस वैसे देखा जाए सॉन्गकरण ऑल ओवर द थाईलैंड जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तो पहला तो है बुरीराम, दूसरा है मे होंग सॉन्ग, नोट कर लें, नैन यई वत खानून, एंड चौथा है को ताऊ। ओके, तो ये इन 4 प्रोविंसेस में बड़े मेजर फंक्शंस होंगे, तो आप अटेंड कर सकते हो अगर आप थाईलैंड में हो या आप ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं बियॉन्ड बैंकॉक, पटाया एंड फुकेट। आगे नेक्स्ट अपडेट है को अदांग करके, अदांग आइलैंड कहते हैं उसको, जो कि सर्दर्न बॉर्डर में लगता है। इट इज़ इन द प्रोविंस ऑफ सातून इफ आई एम राइट, ठीक है। वो उसको टूरिज्म के लिए अब डेवलप करने लगे हैं, एंड दे ट्राइंग टू रेप्लिकेट एज लंकावी इन मलेशिया, ठीक है। तो वैसे उसी लेवल पे, उसी स्केल पे, उसी थीम पे जो है इस आइलैंड को अब यहाँ इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो उसका जो काम शाम है, प्रोग्रेस उसकी शुरू हो चुकी है। वैसे ही अंडमान सी में पड़ता है, आपको पता है जो साउथ ऑफ थाईलैंड है मोस्टली अंडमान सी को लगता है। ओके, और ये जो पूरा साइट होगा, पूरा जो आइलैंड होगा, ये 30 स्क्वायर मीटर के अंदर होगा। इसको जो कवर एरिया है दैट इज़ 30 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, चलिए आगे एक और अच्छी डेवलपमेंट, बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है, इंटरेस्टिंग भी है, कि थाईलैंड और जापान they are set to embark on the first phase of a high speed rail project। तो बैंकॉक और चिंग माई के बीच में, प्रोविंस के बीच में अब हाई स्पीड जो बुलेट ट्रेन होती है, जापान के साथ कोलैबोरेट करके ये लोग शुरू करने जा रहे हैं। और टोटल ये जो लाइन है इसकी लेंथ होगी वो होगी 688 किलोमीटर्स
पूरी, और 2 फेजेस में इस प्रोजेक्ट को डिवाइड किया है। 12 स्टेशन इसमें होंगे और पहले फेज़ के अंदर जो है 380 किलोमीटर पे जो लाइन डेवलप की जाएगी बिटवीन बैंकॉक टू सम अदर प्रोविंस, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। उसके बाद जो सेकेंड फेज़ के अंदर 288 किलोमीटर की लाइन को इस्टेब्लिश किया जाएगा चिंग माई तक, ठीक है। तो अब जो है एक मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इसको होते होते आई थिंक 3, 4 या 5 ईयर्स लग सकते हैं, बट क्योंकि जापान है बीच में तो आई एम श्योर कि चीज़ें बहुत फास्ट होंगी और तेज़ी से काम शुरू होगा। और ये ज़रूरी भी है बिकॉज डिस्टेंस काफ़ी होता है बैंकॉक और चिंग माई के बीच में। अच्छा, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने एक नया ऑफिस खोला रिगार्डिंग काउंसलर लीगलाइजेशन सर्विसेज। तो ये लीगलाइजेशन सर्विसेज होती क्या है बेसिकली, मान लीजिए आपकी शादी हो रही किसी थाई नेशनल से, या आप वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं, ठीक है, आप मूव करना चाहते हैं उस कंट्री के अंदर, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वेरीफाई कराने पड़ते हैं बेसिकली, और वो इन ऑफिस के थ्रू होते हैं। तो MBK मॉल के अंदर ये जो है आपका जो ऑफिस है मतलब 5th फ्लोर पे होगा। इसका पूरा एड्रेस बता दो, 5th फ्लोर MBK सेंटर बैंकॉक, और 1 मार्च से ही ऑलरेडी खुल चुका है एंड इट इज़ लोकेटेड नेक्स्ट टू पाथुम 1 करके जो है पासपोर्ट ऑफिस है इसका 5th फ्लोर पे MBK सेंटर में। ओके, चलिए ये थे कुछ अपडेट्स। वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आई सी यू वंस अगेन in the next video. Until then, goodbye and take care.